हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, एक क्लास इस पे हो चुका है, ये हमारा दूसरा क्लास है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो थोड़ा समय लेगा, क्योंकि हम लोग का काम है इसको हर एक तरह को समझना है और बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करें, लेकिन शेयर अभी तुरंत कर दें, अपने मित्र को भी भेजें, ठीक है। ये हर एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप 10th के विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये मैट्रिक का सिलेबस में ही आता है। ये सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के अलावा यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड में भी ये आता है। उसके अलावा ये बीपीएससी यूपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप बोलिएगा सर आपसे क्यों पढ़े, क्योंकि हम इसको उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपके हर एक चीज़ में ये काम आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं क्लास में। लास्ट क्लास अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने हमने 3-4 पहलुओं पर बात किया। हमने नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान के बारे में भी बात किया। अब हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग देखते हैं, हमारा टॉपिक है 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ठीक है। तो हम लोग ने राष्ट्रवाद के बारे में बात किया था। नेपोलियन ने क्या योगदान दिया राष्ट्रवाद में, नेपोलियन ने क्या योगदान दिया था अ, अ, आपका फ्रांस में। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 18वीं शताब्दी में, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे कैसे पनपा और कैसे आगे बढ़ा। लिखा है, लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में आज के अर्थ में एकीकृत राज्य नहीं थे। मतलब जिसको आज हम लोग बोलते हैं ना एक नेशन की तरह, वैसा नहीं थे। सब अलग अलग छोटे छोटे भाग में बटे हुए थे। यूरोप विभिन्न छोटे छोटे स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त राजनीतिक क्षेत्रों में बटा था, जैसा कि अभी आपको हम बोल रहे थे। जैसे जैसे राजशाही डची और कैंटन पूर्वी तथा मध्य यूरोप में निरंकुश राजशाहियों का प्रभाव था। एक ही साम्राज्य में अलग अलग भाषा बोले तथा विभिन्न जाति समूह के लोग रहते थे, इसलिए इनकी कोई समान सामुदायिक पहचान नहीं थी। ऑस्ट्रिया हंगरी और हेम्सबर्ग साम्राज्य इसका मुख्य उदाहरण है। इसमें ट्रियोल, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और बोहेमिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लोम्बार्डी और वेनेशिया में इतावली भाषा बोली जाती थी, जबकि हंगरी में मैंग्यार भाषा बोली जाती थी। गैलिसिया के कुलीनबर्ग पॉलिश भाषा बोलते थे। साम्राज्य की सीमाओं में स्लोवेन, कोएन और सर्ब जैसे विभिन्न समुदाय भी रहते थे, जो लोग मुख्यतः सम्राट के प्रति निष्ठा से जुड़े थे, ना कि किसी एक राष्ट्रीय पहचान से। 18वीं से 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विचारों के विकास से इस व्यवस्था को बदलना शुरू किया गया। मतलब हम लोग ये समझते हैं, ठीक है, कि अभी जो लिखा हुआ था कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, उसमें कुछ पहलू बताए गए कि वो क्या क्या बाधाएं थी, उनको भी बताया गया कि किन कारण से राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था, ठीक है। राष्ट्र के निर्माण में सबसे पहले अगर कोई आड़े आएगा तो वो आएगी भाषा। क्यों? क्योंकि मेरी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, आपकी भाषा मुझे समझ में आनी चाहिए, तभी आप अपना संदेश मेरे तक पहुंचा पाइएगा। अन्यथा आप कितने भी बड़े दार्शनिक रहें, आप कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों न रहें, जब तक आपकी भाषा मेरे तक नहीं पहुंचेगी, मेरे लिए आपके बोली का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जब तक मैं आपके बोली को समझ नहीं पाऊंगा, आपके जो अर्थ हैं, अर्थ को निकालना या कुछ भी करना, उसको उसको समझने के लिए सबसे पहले तो वो भाषा आनी चाहिए। वो भाषा ही नहीं है तब तो बात ही खत्म है। सिर्फ लगाया कि हाँ अच्छा बोलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग को सुनते हैं बहुत, कोई को अंग्रेजी बोलते हुए, मतलब बचपन में सुनते थे, लगता था बड़ा अच्छा बोलता है, ठीक, क्योंकि समझ में नहीं आता था, बस सुन लेते थे, ठीक है। तो भाषा उसको नहीं बोलते हैं, भाषा जब दोनों को भाषा समझ में आए तब उसको भाषा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा, अलग अलग समुदाय में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरह का कल्चर है, मतलब सब कुछ जो है खिचड़ी की तरह है। उसमें क्या हो रहा है ना कि राष्ट्रवाद इसमें सही तरह से नहीं पनपता है, ठीक है। समझने के लिए ऐसे समझिए कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म स्थल कहाँ था? उनका जन्म स्थल है गुजरात, ठीक है।
गुजरात में बोली जाती है भाषा को गुजराती बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे मोटा है भाई कह लो, ऐसे करके कुछ है। हम लोग देखते थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो थोड़ा मोड़ा गुजराती का एक दो टोन दिया है। लेकिन क्या फिर भी महात्मा गांधी किस भाषा को लेके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उतरे? हिंदी को लेके। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भारत में ज़्यादातर ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा का प्रभुत्व है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अन्य भाषा नहीं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी बोली जाती है। तो वो समझे और वो अपने भाषा को पीछे छोड़कर वो हिंदी को पकड़े और हिंदी से आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम हिंदी से बोलेंगे तो मेरे से ज़्यादा लोग जुटेगा, ठीक है। तो भाषा राष्ट्रवाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा अपना अदा करती है। अभी भी हम देखते हैं, अभी भी जो हमारे शीर्ष के नेता हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो गृह मंत्री जी हों, ये दोनों संयोगवश ये दोनों भी गुजरात के हैं। लेकिन आप इनके जब भी भाषण सुनिएगा तो ये अपने भाषण को हिंदी में देते हैं, ठीक है। ये जब दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पे भी हिंदी में देते हैं, ठीक है। जबकि आपको एक बात पता है या नहीं पता है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, ठीक है। भारत की कार्यकारी भाषा आपकी हिंदी है, कि हम लोग कार्यकारी हिंदी के साथ अन्य भाषा भी हैं, ठीक है, कार्यकारी भाषा है, ठीक है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। लेकिन भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, फिर भी आप देखिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हिंदी को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक लार्ज जो जनसंख्या होता है वो हिंदी बोलता है। उसके अलावा अगर उनको देश को बांधना है एक जगह, तो एक भाषा को लेकर चलेंगे तो वो हिंदी ही हो सकती है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मेरा भाषा महान, तुम्हारा भाषा महान का बात नहीं है। बात यह है कि अगर राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है तो किसी एक भाषा को भी तवज्जो देना होगा, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ हो गया कि भाषा एक बहुत बड़ा इकाई बन के सामने आता है। उसके अलावा, ठीक है, अलग अलग रह रहे लोग जो होते हैं अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो धर्म भी राष्ट्रवाद में एक अपना अपना रूप निभाता है, क्योंकि जब तक धर्म आपको कोई कुछ करने के लिए अलाउ नहीं करेगा तब तक वो काम आप नहीं करेंगे। क्योंकि धर्म जो होता है उस समय, ठीक है, और अभी भी, ठीक है, धर्म आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और आप अभी भी अपने धर्म से ही गाइड होते हैं, ठीक है। तो धर्म का भी एक हिस्सा होता है। के साथ साथ कुछ लोग थे जो उस समय भी राजा के बहुत बड़े निष्ठावान थे, मतलब राजा के प्रति आदर का भाव रखते थे। लेकिन बताया गया है कि धीरे धीरे 18वीं 19वीं शताब्दी आते आते, ठीक है, सब में ये भावना, मतलब राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती गई। वो समझते गए कि सिचुएशन जो है अब वो ऐसा नहीं रहा, ठीक है। हम लोग उदारवाद को देखेंगे तो उदारवादी का भी यही था कहना। उदारवाद का कहना ये था कि आप समय को समझें, समय का डिमांड जो अब है वो निरंकुश शासन को नहीं मांग करता है। उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं। लेकिन आप समझिए वही उदारवादी जो बात करते थे कि निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं चलेगी, हर किसी को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने महिलाओं के मताधिकार की बात नहीं की थी। वहाँ अगर ऐसा नहीं है कि फ्रांस की क्रांति में या कहीं पर भी औरतों का योगदान नहीं रहा, बिना औरतों के योगदान के कोई भी आंदोलन फलीभूत नहीं हो सकता है। उसके बावजूद बहुत ही अच्छे समय तक, इवन 19वीं शताब्दी के अंत तक औरतों को लड़ना पड़ा है मताधिकार प्राप्त करने के लिए। तो जिसको हम लिबरलिज्म कहते हैं, उदारवाद कहते हैं, जिस व्यक्ति को उदारवादी कहते हैं, उनके सोच में भी, ठीक है, कहीं ना कहीं रूढ़िवादी की भावना थी। क्योंकि वो उदारवाद की भावना पुरुषों तक तो देख रहे थे, लेकिन वो महिलाओं के लिए नहीं देख रहे थे, क्योंकि महिलाओं को भी वोट की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी मतदान जरूरी है। ये सोच उनके अंदर नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि समय जो होता है ना, हर समय एक जैसा नहीं होता है। उस समय औरतों को वस्तु के अलावा कुछ और नहीं समझा जाता था, और उदारवादी भी उतने उदार नहीं हो पाए थे। उनके अंदर रूढ़िवाद की भावनाएं अभी भी, ठीक है, अग्रसर थी। और आज के समय में भी औरतों के पास मताधिकार प्राप्त है, ठीक है। लेकिन आज भी रह रहे लोग में रूढ़िवादी सोच की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। वो आज भी अपनी औरतों को बोलते हैं कि तुम इनको जाके मत दोगे, औरत भी उन्हीं को जाके मत देती है, क्योंकि औरत भी इस चीज़ को मानती है, ठीक है। तो ये भावनाएं
एक दिन की नहीं है जो एक दिन में सुलझेगी। ये धीरे धीरे शिक्षित करने से होगा। जब हम अपने घर की औरतों को, बच्चों को पढ़ाएंगे, तब जाके उनमें शिक्षा आएगी और वो खुद से, ठीक है, निर्णय ले पाएंगे। तो ये बता रहे थे उदारवादी के लिए कि उदारवादी में भी वो उदारता नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो समय का मांग नहीं था। क्या उस समय औरतों को मताधिकार मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए, तो डिबेट का बात है। लेकिन मेरे समय से, क्योंकि उस समय के अनुसार वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये भी चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो हर चीज़ समय के बाद समझ में आता है। एक समय से पहले कुछ समझ में नहीं आता है। उससे पहले तो लोग ये भी नहीं सोचते थे कि राजा को हटाना चाहिए। तो सोच रहे हो कि लोग क्या थे, उससे पहले तो लोग अपने आप को जानवर, भेड़ बकरी की तरह जो राजा बोल रहा है वो कर रहा है। तो सोच एक बार में ही नहीं कि पूरा का पूरा बदल जाता है, वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ समय का बात है, और कोई नहीं कि वो गलत थे वो सही थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इसको लिखिए। हम लोग अब देखेंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के विकास के सहायक तत्व। आखिरकार क्या क्या तत्व थे जो राष्ट्रवाद के विकास में एक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आखिरकार क्या क्या कारण रहे जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना आई, ठीक है। ये भावना खुद में ऐसे नहीं आती है कि आप सोए रहेंगे आपके अंदर वो भावना आ जाएगी। वो भावनाएं जो हैं धीरे धीरे आती हैं, और भावना के कोई ना कोई उसका कारण होता है। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों ने योगदान दिया। जमींदार या कुलीन वर्ग का ग्रामीण क्षेत्रों पर काफ़ी प्रभाव था। वे किसानों से कर वसूलते और उनसे कृषि करवाते। लेकिन औद्योगिकीकरण और व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता गया, ठीक है। मध्य वर्ग का क्या बढ़ा, प्रभाव बढ़ते चला गया। इस वर्ग में उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग और अन्य व्यवसायी शामिल थे। शिक्षित मध्यवर्ग ने राष्ट्रवादी विचारों को तेजी से अपनाया, ठीक है। किसने अपनाया था, जो ज़्यादा शिक्षित थे। फ्रांसीसी क्रांति और आगे की क्रांतियों में इस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिकरण के कारण कारण नगरों और बाजारों का विकास हुआ तथा नए आर्थिक संबंध बने। राष्ट्रवादी विचारों को क्या है, साहित्य, कला, संगीत और लोक परंपराओं ने भी मजबूती दी। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, शिक्षा, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक जागरण ने मिलकर यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसका मतलब ये है कि एक नहीं था, ठीक है, बहुत सारे आयामों को मिलकर, ठीक है, सब आयाम एक साथ जुड़े, एक संयोग बना। उस संयोग से क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, ठीक है। इसमें रेनेसां, ठीक है, इन सभी को मिला के जो भावना जो भाव हुई उसको रेनेसां बोलते हैं। वो भावना आई और उससे क्या हुआ, नव जागरण का कार्य शुरू हुआ, और क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें क्या थे, पढ़े लिखे लोग शामिल हुए। वो अपने अपने विचार देते थे। साथ में साहित्य, कला, परंपरा जो थी वो क्या कर रही थी, उसको और मजबूती दे रही थी, ठीक है। साहित्यकार थे, अपने विचार को रखते थे अखबारों के जरिए, छोटे छोटे मैगजीन के जरिए। अलग अलग संबंध था, उस समय मैगजीन इतना आसान तरीका था नहीं, ठीक है। अलग अलग तरीके से वो क्या करते थे, अपने विचार को जनता तक पहुंचाते थे। उनका मेन उद्देश्य था कि वो समझाएं, ठीक है, कि उनसे कोई पाप नहीं हुआ है, वो कोई गुनाह नहीं किए हैं कि वो किसी के यहाँ जाके काम करे और उल्टा उनको ही कर दे, ठीक है, बंधुआ मजदूर की तरह काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनको समझाना पड़ा। और समय समय बीतता गया, कुछ समय के बाद वो समझने लगे, ठीक है, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद आवाज़ भी उठा, और उन्हें क्या हुआ, उन्हें आप कह सकते हैं अच्छे तरीक़ा से उन्हें मतलब फल भी प्राप्त हुआ। अर्थात क्या है, एक दिन क्या हुआ, निरंकुश शासन व्यवस्था समाप्त हुई और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। जरा इसको लिखिए, इधर ध्यान देते हैं। हम लोग बात करेंगे रोमानीवाद और राष्ट्रवाद। किस तरह रोमांटिसिज्म राष्ट्रवाद में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। रोमांटिसिज्म को हिंदी में स्वच्छंदतावाद और रोमानीवाद दोनों कहते हैं। अगर आप साहित्य में देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलता जुलता शब्द है, इन दोनों शब्दों में का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। किस तरह रोमानीवाद राष्ट्रवाद में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसको समझते हैं, ठीक है। लिखा हुआ क्या है पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम इसके अर्थ को निकालेंगे। लिखा हुआ है, रोमानीवाद
ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह केवल साहित्यिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है, छोटा आंदोलन नहीं बल्कि एक व्यापक रूप में ये आंदोलन किया गया था, जिसमें लोगों ने अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान पर गर्व महसूस किया। ठीक है, मतलब देखिए, जिस तरह हम लोग अपने वेद पुराण पर गर्व महसूस करते हैं, उसी तरह ठीक है गर्व किया। रोमानीवादियों ने कला, साहित्य, संगीत, लोक कथाओं, लोकगीतों और परंपराओं के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना को प्रकट किया। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपके अंदर राष्ट्रवाद को जन्म देना है, उसमें हमेशा साहित्य, कला, लोक कथा, ये सब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कला सबसे, जैसे हम लोग का जब आंदोलन हुआ था, उसमें भी आप देखिएगा कि हम लोग में तिरंगा बनाया गया, उसमें चरखा को प्रतीक के रूप में लिया गया। क्यों? क्योंकि कला के माध्यम से, और उसमें हम लोग क्या खादी का प्रयोग करते थे, ये सब जो है ये सब हमारे भारत का था। ठीक है, तो उसको स्वदेशी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो वो भी क्या है, रोमांटिसिज्म को ही दिखाने का एक तरीका है। साथ साथ लोकगीत, लोक परंपरा को प्रचुर मात्रा में फैलाया गया। ठीक है, बहुत सारे उसमें भी आप बहुत सारे उस समय साहित्यकार हुए जो अपने अपने तरह से साहित्यिक रूप से योगदान दे रहे थे। ठीक है, उसमें ही आप देखोगे प्रेमचंद भी अलग अलग तरह के उपन्यास लिखते थे। उनका नाम धनपत राय था। उन्होंने अपना नाम बदला क्योंकि उनका नाम उनको बैन कर दिया जाता था, इसलिए उन्होंने नाम धनपत राय से प्रेमचंद रखा। क्यों? क्योंकि वो अपने साहित्य के द्वारा अपनी राष्ट्रवादी भावना को दिखा रहे थे। उसी तरह हम लोग देखेंगे हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, उन्होंने एक नाटक लिखा था। वो सब इसलिए लिखा था क्योंकि वो राष्ट्रवादी भावना को जगाना चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उनका मानना था कि राष्ट्र की पहचान केवल राजनीतिक सीमाओं से नहीं बल्कि बल्कि उनकी साझी सांस्कृतिक भाषा और परंपरा से बनती है। समझिए इस चीज को कि राष्ट्र की पहचान जो है सिर्फ उसकी भौगोलिक सीमा से नहीं बनती है, बल्कि उनके अंदर साझा संस्कृति, भाषा और परंपराओं से बनती है। ठीक है, एक खास भौगोलिक क्षेत्र को किसी का देश नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उसमें रह रहे, देश में रह रहे लोग, उनमें उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उनके द्वारा फॉलो की जाने वाली क्या धर्म, परंपरा और लोकगीतों के निचोड़ को, ठीक है, और परंपराओं आदि को क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष का निर्माण होता है। और उससे क्या होता है, उससे आप अगर आपको भावना पैदा करना है उनके अंदर से, तो वही लोकगीत के माध्यम से ही उस भौगोलिक क्षेत्र को एक खास रूप में प्रस्तुत करके ही आप कर सकते हैं, सामान्य रूप से नहीं कर सकते हैं। जर्मनी और पोलैंड में देखिए, जर्मनी और पोलैंड में लोक कथाओं, भाषा, संगीतों का सहारा लेकर राष्ट्रवाद को की भावना को मजबूत किया गया था। यहाँ कैसे किया गया? लोकगीत के थ्रू मजबूत किया गया। तो आप समझिए इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। चित्रकला के माध्यम से भी राष्ट्रवाद प्रतीकों का प्रयोग हुआ। चित्रकला के माध्यम से, इसका एग्जाम्पल तो अभी तुरंत आपको दिए। भारत में ही कैसे इस्तेमाल किया गया? चरखा का इस्तेमाल किया गया। तिरंगा में आज भी आप देखिएगा जो अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया। ये क्या है? ये सब प्रतीक होते हैं। ठीक ना। फ्रांस में मैरियन को राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में देखा गया। फ्रांस में किसको देखा गया? मैरियन को। ठीक है। जर्मनी में देखिए जर्मेनिया को राष्ट्रवाद की भावना का प्रतीक बनाया गया। इसी प्रकार रोमानीवाद लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि जब जब राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी, हमेशा हर रूप में, ठीक है, जिसको रोमानीवाद, रोमांटिसिज्म कहते हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। क्योंकि जब तक साहित्य, कला, परंपरा, लोकगीत, ये सब किसी आंदोलन में नहीं आएगी, वो आंदोलन कभी भी बड़ा आंदोलन नहीं बन सकता है, और वो आंदोलन फलीभूत नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें हमेशा साहित्य का होना आवश्यक है। क्योंकि साहित्य क्या करता है, उस भावना को जागृत करता है, उस भावना को बढ़ाता है। ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, बहुत चीज़ बोला जाता है, उसके पीछे क्या है, कि आप उस चीज़ को समझो। एक हर चीज़ को जो होता है ना, कि बढ़ा चढ़ा के दिखाना, बढ़ा चढ़ा के क्या मतलब, आपको इस तरह से दिखाना कि आपको लगे कि ये जरूरी है। ठीक है,
चाहे हम लोग बात करें उसी समय, चाहे हम लोग रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, ये सब आज तक क्यों चलते आ रहा है? क्योंकि हमारी लोकगीत, लोक कथाएँ हैं, परंपराएं हैं, ये परंपरा को हम लोग प्रेम करते हैं। ठीक है, तो जब जब ऐसा समय आता है तो हम लोग इन सब का निचोड़ निकालते हैं, हम लोग गीता का निचोड़ निकालते हैं और वहाँ से बोलते हैं क्यों ये ज़रूरी है। ठीक है, तब ना लोग आपको बताता है गीता में ये कहा गया, कुरान में ये कहा गया, क्योंकि वो उसका रेफरेंस देके आपके उस भावना को उजागृत करता है, ताकि आप समझें उस चीज़ को। कब समझिएगा? जब आपका धर्म, आपका बुक, आपका किताब जो आपको उस चीज़ को बताएगा। ठीक है, इस चीज़ को लिखिए, आगे हम लोग बात करते हैं उसके बाद। पहले इसको लिख लीजिए। हम देंगे, हम लोग बात करेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद की। ठीक है, उदारवादी राष्ट्र क्या होता है? उदारवाद का मतलब होता है लिबरलिज्म। ठीक है, मतलब वैसे लोग जो काफ़ी खुले विचारधाराओं के थे, ठीक है, उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करना उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं क्या उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, और इनकी क्या महत्वता थी राष्ट्रवाद में, यूरोप के राष्ट्रवाद में, ये देखते हैं। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ उदारवाद का भी प्रभाव बढ़ा। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा लिबर से हुई है, जिसका अर्थ है आज़ाद। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है आज़ाद। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं। उदारवादी स्वतंत्रता, समानता और कानून समक्ष समान अधिकारों के समर्थक थे। ठीक है, ये किसके समर्थक थे? ये समर्थक थे स्वतंत्रता, समानता और कानून के समक्ष समान अधिकारों के। इनका मानना था कि सभी को समान अधिकार मिले, सभी को समानता मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादियों ने निरंकुश राजशाही, कुलीनों और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का विरोध किया। वे संवैधानिक तथा प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के पक्षधर थे। उदारवादियों का मानना था कि सरकार की वैधता जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, इनका बहुत ही अच्छा सोच था। इनका था कि जब सरकार की वैधता हो, जनता की सहमति पर आधारित हो, ना कि किसी राजा के सोच पर। उन्होंने नागरिकों को संपत्ति रखने, स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार की मांग की। वो मांग कर रहे थे कि अगर कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है राजनीतिक गतिविधियों में, तो उनको भी उसमें उनको मौका दिया जाए। हालांकि उस समय महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे और मताधिकार भी सीमित था। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं उदारवादी की, लेकिन वो उतने उदारवादी भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ सोचा नहीं था। ठीक है, इसलिए उस दौर का उदारवाद आज का लोकतांत्रिक आज के पूर्ण लोकतांत्रिक समानता से अलग था। ठीक है, वो गलत नहीं था, उनका उदारवाद पूरी तरह से सही था, लेकिन उनको हम आज के विषय में रखकर नहीं देख सकते हैं। इसलिए लिख दिया है मैंने कि उनको अलग समझिए। आज का परिप्रेक्ष्य में हम आज से 200 साल पहले की बात नहीं कर सकते हैं, 200 साल पहले की बात। ठीक है, आगे देखिए। 19वीं शताब्दी के दौर में महिलाओं सहित सभी नागरिक के लिए मताधिकार की मांग धीरे धीरे आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। देखिए आगे चल के क्या हुआ, मताधिकार के लिए महिलाओं के लिए भी बात होने लगा, और हम लोग जानते हैं 19वीं शताब्दी में महिलाओं को भी अंतोगत्वा मताधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई भी आंदोलन, ठीक है, एक बार में नहीं पनपता है, और कोई भी आंदोलन एक दिन में नहीं होता है। लिबरल हम उसे कहते हैं जो अपने सोच से काफ़ी खुले विचार के हों। उदारवादी का कभी ये मानना नहीं था कि एक बार में आपके राजा को हटा दो। उनका मानना था कि वैसी व्यवस्था करो जिसमें कि सभी का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, जब कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा हो जाए जो कि वो निरंकुश हो जाए, तब उसको हटाओ। ठीक है, ये डायरेक्ट मांग नहीं कर रहे थे। इनका था कि हर किसी को, आप राजनीतिक करने का हक हर किसी का है, आप उसको दो, तथा हर एक वर्ग में समानता लाओ। हर एक वर्ग को समान समान आप ये दो। एक जिस तरह से कंपटीशन होता है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे के हम पास करते हैं, उसी तरह हर एक चीज़ में, ठीक है, आप एक स्पर्धा मतलब ऐसे किसी भी पोस्ट पे जाने के लिए, करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का किया जाए जिसमें कि कोई भी जा सके अपनी योग्यता के आधार पर। ठीक है, उसके अलावा कुलीन वर्ग के पास जो अधिकार थे प्राप्त, ठीक है, जो कि सही नहीं थे, उन अधिकारों की समाप्ति की मांग की।
ठीक है। सभी के लिए मताधिकार की मांग की, लेकिन वो महिलाओं के लिए नहीं मांगे थे, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा सोच किसी के लिए नहीं था, कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहा था। उस समय सिर्फ सबको आज़ादी चाहिए था। तो उस समय पुरुषों की आज़ादी को महिला की आज़ादी मान लिया जाता था, क्योंकि महिलाएं पुरुषों पर ही आधारित होती थी। उनको लगता था हम आज़ाद हैं तो मेरी पत्नी तो स्वयं आज़ाद हो गई, ठीक है। तो वो उस पहलू को समझ नहीं पाए। उनका सोच ये कभी नहीं था कि महिलाओं को आज़ादी नहीं देंगे। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि महिलाओं की भी आज़ादी आज़ादी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनकी आज़ादी है। उनका मानना था उनके आज़ाद होने से उनकी पत्नी स्वतः आज़ाद हो जाती है। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि ये पूर्ण उदारवाद नहीं हुआ, क्योंकि आपके और आपकी पत्नी के सोच में भिन्नताएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में समझा गया और सभी के लिए मताधिकार की मांग की गई और सभी को मताधिकार अंतोगत्वा मिला, ठीक है। ये उदारवादी था। इस चीज़ को लिखिए। और मेरा जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका मेन टॉपिक यही, मेरे बताने का उद्देश्य यही है कि हर शब्द को हम इस तरह से समझाएं कि कभी भी आप पर कोई प्रश्न आए या कभी ये शब्द आपके सामने आए तो इस पे आपकी समझ जो हो बहुत ही प्रखर हो, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के बहुत अच्छे से बोल पाएँ, ठीक है, बहुत अच्छे से लिख पाएँ। ये प्रखरता आपके अंदर आए, मेरी सोच ये है। इस सोच के साथ हम आपको जब भी करवा रहे हैं तो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको हम लिखवा रहे हैं। ये उसका मेन उद्देश्य यही है कि आप में वो प्रखरता है कि आप किसी से बात कर पाओ, आप अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। आप जब लिखो तो आपके लिखने में वो क्लैरिटी दिखे कि आपको इसका ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से है, ठीक है। चलो पहले इसको लिखो। उदारवाद के बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है आर्थिक उदारवाद और जाल्वेराइन। अर्थात इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हम उदारीकरण की बात करते हैं, उदारवाद की बात करते हैं, वो उदारवाद सिर्फ विचारों में नहीं, अर्थात उसके अपितु आपके अन्य चीज़ों में भी वो उदारवाद आपको देखने को मिलता है। और वो उदारीकरण सब साथ मिलकर राष्ट्रवाद का निर्माण करते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके अंदर एक अच्छी सोच होने से आपके राष्ट्र में विकास और राष्ट्रवाद की भावना का पनपना एक नहीं हो पाएगा जब तक आपके राष्ट्र में एकजुटता नहीं दिखेगी, ठीक है। उसी एकजुटता का एक छोटा कड़ी आर्थिक उदारवाद भी है। पहले के समय ये हुआ करता था, ये उदारीकरण से पहले का समय है, उसमें क्या था कि आपको जितने भी व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग थे उनको जब भी एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता तो हर जगह उनको कर की अलग व्यवस्था थी, उन कर की अलग व्यवस्थाओं से उन्हें जूझना पड़ता था। जब हमेशा याद रखिए कि कर व्यवस्था अनियंत्रित रहेगी, कर व्यवस्था की कोई सुचारू रूप से कोई अगर व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ पर भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं भी प्रबल होती हैं। तो इससे व्यापार को बहुत ही क्षति पहुंचती है और जो जनता है उन तक सामान काफ़ी महंगा पहुंचता है। इस चीज़ को उदारवादियों ने समझा और एक आर्थिक उदारवाद की कल्पना की और उसे फलीभूत करने का भी प्रयास किया। उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि व्यापार में सुगमता लाए और उसके जरिए राष्ट्रवादी भावनाओं को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि जब उदारीकरण बढ़ेगा, ठीक है, जब आर्थिक उदारवाद बढ़ेगा तो उतने क्षेत्र को लगेगा कि नहीं, ठीक है, इन सभी को एक सूत्र में बांधा है, मतलब कहीं ना कहीं हम एक हैं तभी तो एक सूत्र में बांधा है। पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है उदारवाद का प्रभाव केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं था, आर्थिक क्षेत्र में भी उदारवादियों ने मुक्त व्यापार और आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। वे आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण और विभिन्न राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं का विरोध करते थे। उस समय जर्मन क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों की सीमाएं और अलग अलग राजशुल्क थे, मतलब जितनी जितनी सीमाएं थी उतने राजशुल्क भी थे। व्यापारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अलग अलग कर और शुल्क देना पड़ता था, जिससे व्यापार वाणिज्य में बाधा उत्पन्न होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए 1834 में जाल्बेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिसमें जर्मन महासंघ के अनेक राज्य शामिल हुए। जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने जाल्बेराइन का समर्थन किया और इसे जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधने का
साधन माना। इसके कारण व्यापार बाधाएं कम हुई, अनावश्यक शुल्क समाप्त हुए, मुद्रा व्यवस्था में सुधार हुआ और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। आर्थिक एकीकरण के आगे चलकर जर्मन में राजनीतिक एकीकरण ने आगे चलकर जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। अर्थात अगर हम आर्थिक एकीकरण करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर, अगर हमारी विचार अच्छे हैं, अगर हम सही से सब तक एक समान संदेश पहुंचा पा रहे हैं, तो वो राजनीतिक एकीकरण में भी फलीभूत हो सकता है। उसका उदाहरण हमने हमने यूरोप के राष्ट्रवाद में देखा, यूरोप के मतलब उदय और विकास में हमने देखा कि किस तरह वो क्या कर रहे थे, आर्थिक रूप से उदारवाद लाए। पहले उदारीकरण अपने अंदर उदारवाद लाए, उदारवाद की भावना लाए। उदारवाद की भावना के साथ वो समझे कि ये जब तक इस चीज़ को बड़ा नहीं किया जाएगा, इस सोच को, तब तक इसका सही रूप से, सुचारू रूप से सभी को लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, आर्थिक उदारीवाद लाया। आर्थिक उदारवाद के लिए उन्होंने जालवेराइन नामक एक शुल्क बनाया। जिस तरह जीएसटी है उसी तरह से इनकी एक व्यवस्था थी, जिसको कि जालवेराइन शुल्क नाम दिया गया था। ये शुल्क उस समय के लिए देखा जाए तो सभी को एक राष्ट्र में बांधने का कार्य कर रही थी, और इनसे व्यापार करने वाले लोग जो थे उनमें भी ये सोच उत्पन्न हुई कि कहीं ना कहीं हम एक हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, और वो हमारे अंदर वो भावनाएं आ जाएंगी। वो कार्य निरंतर करना पड़ता है। वो रूप उदारवाद के रूप में दिखता है, ठीक है, वो रूप आर्थिक उदारवाद के रूप में भी दिखता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक देखें, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह कि क्या आपको क्या लगता है कि अगर कि कोई राष्ट्रीय आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा, तो क्या उसको दबाया नहीं जाएगा? एक तरफ वो होते हैं जो आंदोलन करते हैं, दूसरी तरफ वो होते हैं जो अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि उस आंदोलन को रोका जाए। वो रोकने के लिए वो बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। कभी कभी वो इतने ज़्यादा हथकंडे अपनाते हैं कि वो गलत कार्य तक कर उठते हैं। और जब निरंकुश शासन हो तो क्या गलत क्या सही, उस समय तो कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है। सब राजाओं जितने भी देश थे उनमें खलबली मची हुई थी। वो समझ रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके लिए उन्होंने अपना संगठन बनाया। उसके बाद उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे इस राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया। उसको हम लोग देखेंगे। पहले आप इसका नोट्स बनाइए। उदारवाद के बाद अब हम लोग देखेंगे रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। अर्थात जब राष्ट्रवाद की भावना आई तो राष्ट्रवाद उदारवाद के साथ चलता है, आगे पीछे ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो वो भावना है, उसके आर्थिक उदारवाद आया। लेकिन जो राजा थे, रजवाड़े थे, वो डर रहे थे। वो इसे अपने अपने शासन सत्ता के विरुद्ध मानते थे। उनका मानना था कि ये उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा, जो कि सच हुआ। उनकी सत्ता उखाड़ फेंकी। उनको डर था, तो उसके लिए उन्होंने उन्होंने क्या प्रयास किए, उस प्रयासों को हम लोग देखेंगे। और उसको ही कहा जाता है रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। और वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक, ठीक है, कुछ दिनों कुछ साल तक कहिए, वो कुछ सफल रहे। बयाना कांग्रेस लाते हैं, मिजनी उसमें अपना एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, कैसे वो कार्य करता है उसको देखेंगे। पहले भी हम लोग देखते हैं कैसे वो अपनी स्थापना करने का प्रयास किया, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार उस व्यवस्था को फिर से कैसे तोड़ के ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, नाम है रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना, टॉपिक का नाम। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में शासकों ने पुरानी राजशाही और राजनीतिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। इस नीति को रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना कहा गया। इसका उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति के विचारों और राष्ट्रवादी आंदोलनों को नियंत्रित करना था। मतलब वो जो फ्रांस की क्रांति के बाद जो एक भावना उठी थी, राष्ट्रवादी भावना, उसको कुचलना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, को नियंत्रित करना तथा पुराने राजवंशों की सत्ता को मजबूत करना था। 1815 में, ठीक है, 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का पराजय हुआ था। ठीक है, 1815 में नेपोलियन की पराजय हो गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यूरोप में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए
सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूरोप की पुरानी राजशाहियों को पुनर्स्थापित करने और शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। रूढ़िवादी शासक उदारवाद, राष्ट्रवाद, देखिए उदारवाद, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक आंदोलनों को अपने शासन के लिए खतरा मानते थे, जैसा कि अभी आपको हम बता रहे थे। इसी कारण वो क्या किए, प्रेस, पुस्तक, नाटकों और राजनीतिक गतिविधियों पर सेंसरशिप लगा दी। मतलब वही कि आप वही न्यूज़ दिखा पाइएगा जो चाहेगी कि वो दिखा पाइए। और जब कोई भी राजा चाहेगा कि कैसा न्यूज़ हो जिसमें कि राजा का बड़ाई हो ना कि उसका बुराई हो, ठीक है, तो उस पर क्या लगा दिया गया, सेंसरशिप। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। क्यों? क्योंकि जब विद्यार्थी पढ़ेंगे तभी तो वो समझेंगे ना, और वो 4 लोग को बताएंगे, तो उन पर निगरानी रखी गई। लेकिन औद्योगिकीकरण और मध्य वर्ग के विकास के कारण राष्ट्रवाद तथा उदारवाद को पूरी तरह से दबाया नहीं जा सका। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप किसी चीज पर काबू कर सकते हैं, आप क्योंकि आपके पास सत्ता है, आपके पास सत्ता है, सत्ता के पास शक्ति होती है। आप शक्ति से व्यक्ति को दबा सकते हैं, व्यक्ति के विचारों को नहीं दबा सकते हैं। और मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति ऐसी है कि जब जब आप उसे दबाने का प्रयास कीजिएगा या कुछ छुपाने का प्रयास कीजिएगा, वो उस चीज़ को खोलना चाहता है। ठीक है, हमारे हमारे हमारा जो इंस्टिंक्ट है, हमारे डीएनए में ये चीज़ है, क्योंकि हम लोग दब के नहीं रह सकते हैं, या हम लोग को से कोई चीज़ छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर छुपाओगे तो हम लोग उसी को देखना चाहेंगे। तो अगर और उसके अलावा आप हम लोग को दबाओगे तो वो तो फिर लगे अरे, क्योंकि ये दूसरी स्पीसीज नहीं है, ये मनुष्य है। मनुष्य में ये प्रवृत्ति हो कि मनुष्य के पास मस्तिष्क है, दिमाग है, सोचने की क्षमता है। जब जब किसी के अंदर सोचने की क्षमता है, वो आज नहीं तो कल बुरे शासकों के विरुद्ध आवाज़ जरूर उठाएगा। नहीं तो हम में और जानवर में क्या अंतर रहेगा। इसी चीज़ को यूरोप के तानाशाही राज शासकों को बताया गया, ठीक है, उदारवादियों द्वारा। और उसके साथ साथ आपके जो भी राष्ट्रवादी थे वो सब उस चीज़ को बताए। अभी हम आज इस क्लास को यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है। हमने जो जो देखा वो सबको एक बार आप रिवीजन कीजिए, अच्छे से उस चीज़ को समझिए। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे बियाना के संगठन के बारे में, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं रूढ़िवाद की स्थापना, तब तो बियाना संधि की भी बात होगी, बियाना कांग्रेस कैसे बना, मेजनी की बात होगी, मेजनी के प्रयासों की बात होगी कि वो क्या क्या प्रयास किया था कि कैसे कैसे इनको दबाया जा सके। अपना प्रयास भरसक था, ठीक है, लेकिन अंतोगत्वा कैसे आगे बढ़े, इस चीज़ को हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए क्लास को यहीं रोकते हैं। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा परिवार बढ़ेगा। और थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि आप लोग का सपोर्ट जो मिल रहा है बड़ा अच्छा है। मेरा भी ये उद्देश्य है कि जितनी सरलता सुगमता से और बिना किसी शुल्क के आप तक सही माध्यम और सही ज्ञान, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से, ये नहीं कि 2 वीडियो डाले 2 वीडियो नहीं, एक एक सुचारू रूप से ऐसा बनाएंगे आपके लिए वीडियो, ऐसा बनाएंगे कि आपको कहीं किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं क्या कि हम वन शॉट देखेंगे उसमें आधा चीज़ गायब है आधा चीज़ है। पढ़िए वैसा जो ठोस हो और आपके समझ में आए, ठीक है, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। ठीक है, अगले क्लास में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हालांकि सब बेहतर है, लेकिन मेरा प्रयास बेहतर बेहतर नहीं बेहतरीन बनने का है। इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पढ़ा रहे हो तो ऐसा पढ़ाओ कि जब वो बड़े हो जाएं तब भी उनको ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर रहे कि अच्छा कभी वो देखे तो उनको समझ में आए कि हमने ऐसे पढ़ा था, इसका मतलब ये होता है। उदारीवाद को किस तरह समझाया मैंने, मेरा तो प्रयास यही था कि अपने समझ से जितना संभव हो वैसा समझाऊं। फिलहाल ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहिए। आज के क्लास में यहीं रोकते हैं, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।